India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया है। जस्टिस बीआर गवई और इसके साथ ही जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को संशोधित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उनकी निस्तारित याचिका को फिर से शुरू करे, क्योंकि ट्रायल को शुरू होने में अभी समय लगेगा। सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत की मांग की गई याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 29 जुलाई को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। मनीष की तरफ से कहा गया कि वह पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। मामले का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अभी भी ट्रायल का स्टेज वही है जो अक्टूबर 2023 में उसका स्टेज था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो आप दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होती है तो उसे एक बार फिर से इस पर विचार करने की छूट दी जाए। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आपके कई नेता जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोयिनपल्ली की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ बोयिनपल्ली की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जुलाई 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मामले को 5 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया गया और अंतरिम जमानत जारी रखने का निर्देश दिया गया। जस्टिस कुमार ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया था। हालांकि ये राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि उसी समय विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें बोयिनपल्ली को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की बात कही गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में व्यवसायी फिर से हिरासत में चला गया। बोयिनपल्ली ने जमानत के लिए विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश ने माना कि बोयिनपल्ली कोर्टेलाइजेशन में साउथ ग्रुप में प्रतिनिधियों में से एक था और उसने रिश्वत के भुगतान के साथ साथ उनकी वसूली में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी।
हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया और आरोपों की गंभीरता और रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सामग्री का हवाला देते हुए बोयिनपल्ली की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए बोयिनपल्ली ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसने इस वर्ष 20 मार्च को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा उल्लेख किए जाने पर अंतरिम जमानत की अवधि पहली बार 29 अप्रैल को बढ़ाई गई थी। इसके बाद इसे 7 मई को फिर से बढ़ा दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड राज्य द्वारा दायर रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय सेना के 30 कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है, जिन पर दिसंबर 2021 में मोन जिले में एक असफल सैन्य अभियान के दौरान 13 नागरिकों की हत्या का आरोप है। राज्य ने अभियोजन के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत मंजूरी देने से इनकार करने के केंद्र द्वारा 28 फरवरी को लिए गए फैसले को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 6 सप्ताह में देना है। राज्य ने दलील दी कि हालांकि राज्य पुलिस के पास आरोपी सैन्य कर्मियों के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन केंद्र ने अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार किया। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल के.एन. बालगोपाल पेश हुए। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत मंजूरी नहीं मिलने पर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी। 4 दिसंबर 2021 को उन्होंने पूर्वी नागालैंड के ओटिंग गांव में खनिक को ले जा रहे पिकअप ट्रक पर कथित तौर पर इस दौरान गोलाबारी की थी। इस घटना के बाद नागालैंड विधानसभा ने स्पेशल सेशन में भारत सरकार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को उत्तर पूर्व से विशेष रूप से नागालैंड से निरस्त करने की मांग करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई लगभग 2,05,000 स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य WBSSC और इसके साथ ही प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उसका जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इन प्रतिवादियों ने उसके खिलाफ WBSSC द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी थी। कैश फॉर जॉब भर्ती घोटाले के कारण नौकरियां जांच के दायरे में आ गई थी। नोडल वकीलों को 2 सप्ताह के भीतर एक सामान्य संकलन दाखिल करने और सभी संबंधित वकीलों को उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रसारित करने का निर्देश दिया गया। ये भी स्पष्ट किया गया कि मुख्य मामले में केवल एक मुख्य जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कथित पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाले के अनुसरण में की गई नियुक्तियों की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जिन नियुक्तियों को अवैध पाया जाता है उन्हें अपना वेतन वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को शामिल अधिकारियों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन एजेंसी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने CBI को आगे की जांच करने और पैनल की समाप्ति के बाद और खाली OMR शीट जमा करने के बाद नियुक्तियां प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। राज्य ने केंद्रीय जांच एजेंसी से राज्य सरकार में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करने के लिए भी कहा था। अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद
के सृजन को मंजूरी दी थी कि न्यायालय को अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के माता पिता की सजा बढ़ा दी। माता पिता ने पहली शादी के दौरान अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाया था। पत्नी के माता पिता को न्यायालय में इस दौरान मामूली कारावास की सजा दी गई। अपराध की प्रकृति और जिस तरह से उसे अंजाम दिया गया उसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पत्नी के माता पिता को सजा बढ़ा दी और उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी पत्नी ने पहली शादी के दौरान दूसरी शादी कर ली और विवाहेतर संबंध से दूसरी शादी से बच्चा पैदा हुआ। पहली शादी के अस्तित्व के तथ्य को दूसरे पति से छिपाया गया। पत्नी के माता पिता के खिलाफ पहली शादी के दौरान अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। दूसरी शादी में पत्नी ने धारा 494 आईपीसी के तहत द्विविवाह करने का अपराध किया। उसके माता पिता ने द्विविवाह करने के लिए उसको उकसाया। निचली अदालत ने पत्नी को द्विविवाह करने और उसके माता पिता को अपनी बेटी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता दूसरे पति ने माता पिता को अदालत के उठने तक कारावास भुगतने की सजा को चुनौती दी। न्यूनतम सजा के अभाव में पिस्सू के काटने की सजा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालतों के लिए किसी अपराध के लिए सजा तय करने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 494 के तहत किए गए अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई। न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णा उर्फ राजू के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि न्यूनतम सजा निर्धारित न करने से न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अपराध करने की परिस्थितियों, अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार विमर्श की डिग्री, सजा के समय तक अपराधी के पूर्व वृत्त आदि को देखे बिना पिस्सू के काटने की सजा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल दूसरे समुदाय के साथ मिला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची से तंतुआ को हटाने का राज्य द्वारा औचित्य हो सकता है। वहीं राज्य ने अनुसूचित जाति की सूची में दूसरे समुदाय यानी पान, सवासी, पनर के साथ विलय करने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने अधिसूचना को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत होते हुए कि राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी प्रविष्टि में जाति या उपजाति को तोड़ने की कोई शक्ति नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत प्रकाशित सूची में कोई भी संशोधन, जोड़, विलोपन या संशोधन केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय ने कहा, यह दलील कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी थी, यहाँ निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हम दलील को स्वीकार भी कर लें तो ऐसी सिफारिश केवल अत्यंत पिछड़े वर्गों से संबंधित हो सकती है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में किसी जाति को शामिल करना या बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।
उधर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी 3 लोगों को जमानत दे दी। लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी 3 लोगों को जमानत दे दी। लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने अमित दिग्वेकर, केटी नवीन कुमार और एच.एल. सुरेश को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति शेट्टी ने 2 जुलाई को तीनों जमानत आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। तीनों आरोपियों ने सह आरोपी मोहन नायक के मामले का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे मुकदमे में देरी के आधार पर दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। नायक ने मुकदमे के समापन में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी और इस बात पर प्रकाश डाला था कि मामले में कुल 527 आरोप पत्र गवाह थे, लेकिन उस समय केवल 90 की ही जांच की गई थी। हालांकि राज्य ने उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के एक आदेश का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें विद्वान और कार्यकर्ता एम.एस. कलबुर्गी की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। लंकेश की 5 सितंबर 2017 की रात को पश्चिम बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि 1957 के मद्रास पुलिस राजपत्र के अनुसार तमिलनाडु में मुस्लिम पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान भी साफ सुथरी दाढ़ी रखने की अनुमति है। न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी ने कहा कि भारत विविध धर्मों और रीति रिवाजों का देश है और पुलिस विभाग अपने मुस्लिम कर्मचारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखने के लिए दंडित नहीं कर सकता। 5 जून के आदेश में कहा गया है, मद्रास पुलिस राजपत्र के मानदंड इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि मुसलमानों को ड्यूटी के दौरान भी साफ सुथरी दाढ़ी रखने की अनुमति है। भारत विविध धर्मों और रीति रिवाजों का देश है। इस भूमि की सुंदरता और विशिष्टता नागरिकों की मान्यताओं और संस्कृति की विविधता में निहित है। तमिलनाडु सरकार के पुलिस विभाग के लिए सख्त अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन विभाग में अनुशासन बनाए रखने का कर्तव्य प्रतिवादियों को अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों से संबंधित कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के लिए दंडित करने की अनुमति नहीं देता है, जो वो पैगंबर मोहम्मद की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने पूरे जीवन में करते हैं। ये आदेश एक पुलिस कांस्टेबल की याचिका पर पारित किया गया था, जिसे मक्का से लौटने के बाद दाढ़ी के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश होने के लिए दंडित किया गया था। 2018 में कांस्टेबल को मक्का में धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए 31 दिनों की छुट्टी दी गई थी। लौटने के बाद उसने अपने पैर में संक्रमण के कारण छुट्टी बढ़ाने की मांग की। एक सहायक आयुक्त ने उसे विस्तारित छुट्टी देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कांस्टेबल से दाढ़ी के साथ उसकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की। 2019 में पुलिस उपायुक्त ने कांस्टेबल द्वारा दाढ़ी रखने पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा, जिसे मद्रास पुलिस राजपत्र के आदेश के विरुद्ध बताया गया। आखिरकार कांस्टेबल के खिलाफ 2 आरोप तय किए गए, एक दाढ़ी रखने के लिए और दूसरा 31 दिन की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस न आने और लगभग 20 दिन के लिए चिकित्सा अवकाश मांगने के लिए। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जुड़े कथित मारपीट का मामले में 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मामले में 30 हजारी कोर्ट में मुख्यमंत्री की करीबी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 30 हजारी कोर्ट विभव कुमार के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगा।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दाखिल 500 पेज की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 308 गैर इरादतन हत्या के प्रयास के साथ 341, 354, 354 बी, 506, 509, 201 के तहत विभव कुमार को आरोपी बनाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सबूत के तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास के सीसीटीवी का डीवीआर एनवीआर रिकवर किया और विभव के सिम कार्ड के साथ फोन भी सबूत के तौर पर दिया। जबकि मामले में जांच के दौरान 100 लोगों से पूछताछ की, 50 लोगों को गवाह बनाया गया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास से डीवीआर इकट्ठे किए और विभव कुमार के 2 मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त किए। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी को उसके मोबाइल फोन से कथित रूप से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए 2 बार मुंबई भी ले जाया गया था। विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस अनूप कुमार ने कहा कि विभव कुमार केजरीवाल के निजी सचिव हैं, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस प्रकार उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी में क्या कुछ प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला दिया है कि एक पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब लेने के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर दे कि ब्राइब का डिमांड और उसके बाद उस ब्राइब को स्वीकार किया गया हो। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत एक पब्लिक सर्वेंट वो व्यक्ति है जो एक पद धारण करता है जिसके माध्यम से उसे पब्लिक ड्यूटीज प्रदर्शित करने का अधिकार होता है। इसमें सरकारी अधिकारी, जजेस, मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एटसेट्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीर मुस्तफा अली हाशमी वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में यह स्पष्ट किया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ट्रैप प्रोसीडिंग्स शुरू करने से पहले ब्राइब का डिमांड स्वतंत्र रूप से वेरीफाई किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि बिना इन तत्वों के स्पष्ट प्रूफ के एक कन्विक्शन हासिल नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 197 के तहत पब्लिक सर्वेंट्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की गई। ये कहते हैं कि पहले बिना कंपेटेंट अथॉरिटी से अनुमति लिए कोई कोर्ट अक्यूज्ड पर, जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट अपनी आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन के दौरान दोषी होता है, संज्ञान नहीं ले सकता। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.